हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट मृदा गठन या मृदा कड़ाकार। जैसे कि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कई लोग का शिकायत थी कि जो इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो इसमें मैंने सभी प्रश्न लेकर आए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक आध दो क्वेश्चन अगर मिसिंग हो जाता है तो उसमें इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि समस्त पाठों के अभ्यासों के संपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पे मिलेंगे आपको। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। यहाँ पे कुछ विकल्प दे रखे हैं, प्रश्न है उसके सामने विकल्प हैं और जो सही विकल्प होगा उसके सामने आपको सही का निशान लगाना होगा। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, मोटी बालू का आकार होता है, कैसा होता है? तो इसका जो मोटी बालू होता है उसका आकार होता है 2 mm से, यानी 2 मिलीमीटर से लेकर के 0.2 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। सेकंड प्रश्न है, बलुई मिट्टी में बालू, सिल्ट एवं मृतिका की प्रतिशत मात्रा पूछ रखा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो यहाँ पे जो लिखा है गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही दे रखा है 30 से 50, 30, 50, 30 और ये 500 नहीं होगा, कम 50 होगा और 20 होगा। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें जो सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा है, लेकिन इसको इस प्रकार से कर लेना है 80 से 100 जो कि बालू की प्रतिशत मात्रा है। दूसरा है 20% ये किसकी मात्रा है? ये आपका सिल्ट की, और 20% लास्ट का जो बच जाता है ये क्या है? आपका मृतिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 1000 नहीं रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा। 80 से लेकर के 100% इसमें क्या हो सकता है? बलुई मिट्टी में बालू हो सकती है। 20% आपका सिल्ट हो सकता है और 20% ही आपकी मृतिका हो सकती है। अगर नॉर्मल बालू की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ घट जाता है, ये 40% हो जाता है बालू, और सिल्ट भी आपके 40% हो जाते हैं। और जो चिकनी मिट्टी यानी मृतिका की बात करते हैं तो मृतिका आपका 20% ही रहेगा। इसलिए उसको सही कर लीजिएगा और ऑप्शन नंबर खा को सही मान लीजिएगा। यहाँ पे हटा करके इसको और यहाँ से 0 हटा दीजिएगा, तो ये 20 हो गया, यहाँ से 20 हो गया, ये 80 से 100 हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है? उत्तर में लिखेंगे, पहला ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा के कारण, दूसरा है घने जंगल होना, तीसरा है जल निकास अच्छा ना होना, या चौथा है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो ये ऑप्शन नंबर घा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी कैसी हो जाएगी? अनउपजाऊ हो जाएगी, यानी कि ऊसर भूमि हो जाएगी, वहाँ पे कोई फसल की पैदावार नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4 है, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है? पहला ऑप्शन है चूना प्रयोग करके, दूसरा है जिप्सम प्रयोग करके, तीसरा है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, चौथा है क्षारीय उर्वरकों को अधिक मात्रा में प्रयोग करके। तो जैसे कि आपने देखा ऊपर वाला, अगर हम क्षारीय उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भूमि और ऊसर ही होती जाएगी, सही नहीं होगी। चूना का भी इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, चूना का इस्तेमाल हम जहाँ पे अम्लीय भूमि रहती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा, जिप्सम का हम प्रयोग करेंगे। इसके माध्यम से ही हम जो क्षारीय भूमि रहती है यानी कि ऊसर भूमि रहती है उसका हम सही कर सकते हैं। किसके माध्यम से? किसका प्रयोग करके? जिप्सम का प्रयोग करके हम ऊसर भूमि का सुधार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों में खाली स्थान भरिए। ठीक है, और खाली स्थान कहाँ से भरना है? आपके सामने इस बॉक्स में दे रखा है, इसका क्या नाम है कि ब्रैकेट में दे रखा है। इसमें से एक सही है, जो सही है उसको आपको खाली स्थान में भरना होगा। जैसे कि पहला यहाँ पे दे रखा है, मृतिका का आकार होता है, जो हमारा मृतिका होती है, यहाँ पे mm की बात हो रही है, तो ये आपकी हो जाएगी 0.002। ठीक है, यहाँ पे इस वाला भर देंगे, यानी जो सेकंड वाला है इसको यहाँ पे खाली स्थान में भर देंगे। दूसरा है दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा होती है, जो दोमट मिट्टी होता है उसमें सिल्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसमें से आपको देना है, ये देखो कामा का लेना है, यानी कि 30 और 50 यहाँ लिख लेना है।
नहीं तो 350 3050 दिख रहा है, ठीक है, या 80 से 100। तो इसमें से कौन सा सही है? ये 30 से 50% होनी चाहिए। दोमट मिश्रण की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे होनी लिख लीजिएगा, या होती है, ठीक है। कितनी प्रतिशत होती है? तो 30 से 50% होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की भौतिक विधि है, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरेंगे हम लोग? इसमें से 2 दे रखे थे, तो उसमें से हम भौतिक वाला जो है, क्योंकि हम मेड़बंदी भौतिक माध्यम से ही करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे खाली स्थान में क्या भर देंगे? भौतिक विधि। अगला है पायराइट, ठीक है। पायराइट का प्रयोग खाली स्थान था सुधार में किया जाता है। तो पायराइट या जिप्सम की बात करते हैं तो जो क्षारीय भूमि होती है उसके सुधार में किया जाता है। तो कैसी भूमि होनी चाहिए? वहाँ पे पायराइट का इस्तेमाल तब करेंगे या जिप्सम का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारी भूमि ऊसर हो गई हो। किसके माध्यम से हो गई हो? क्षारीय वजह से कारण वो ऊसर हो गई है, तो हम पायराइट या जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय भूमि सुधार में खाली स्थान का प्रयोग होता है। तो अगर हमारा अम्लीय भूमि सुधार का इस्तेमाल करेंगे तो हम जिप्सम में किसका इस्तेमाल करते हैं? जिप्सम में क्षारीय का करते हैं। तो आपका बच गया चूना, इसलिए चूना यहाँ पे भर देंगे खाली स्थान में। तो अम्लीय भूमि सुधार में किसका प्रयोग करते हैं? चूना का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे से कर लीजिएगा, बहुत गलती है इस चैप्टर में। निम्नलिखित में से सही के सामने सही था, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, उस कथन पे जो कथन आपको सही लगता है उसके सामने सही लगाना है, जो गलत लगता है उसको गलत यानी कि कट मार देना है। पहला यहाँ पे कथन है, मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाती है। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? मृदा गठन, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका के कणों का विभिन्न मात्राओं में यानी विभिन्न आकार आकृति में जो आपसी संबंध होता है वही क्या कहलाता है? हमारा मृदा गठन कहलाता है। सेकंड है यहाँ पे, अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। तो जो अच्छी गठन वाली मृदा होती है उसमें रंध्रों की संख्या अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कम होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है। ये बात बिल्कुल गलत है। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा का पीएच होता है 7 से बहुत कम। तो हम बता देना चाहते हैं जो अम्लीय मृदा होती है एक हमारा पैमाना होता है क्षारीय और अम्लीय चीज़ों को मापने का। तो अगर किसी चीज़ का अगर पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होती है 7 आती है, वो क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। अगर 7 से अधिक होगी तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय वो कहलाएगा। अगर उसका पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है, ठीक है। इसकी जो खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच के बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो आपको ध्यान रखना है, 7 हमारा अगर होगा पीएच किसी संख्या को, किसी भी चीज़ का, तो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा उदासीन कहलाता है। जैसे कि हमारा जल होता है, जल हमारा क्या है? एक उदासीन है, ठीक है। 7 से कम हमारा अगर नींबू होता है, नींबू में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, तो इससे 7 से कम रहेगा तो ये हमारा अम्ल कहलाएगा। अगर हम 7 से अधिक जाते हैं तो हमारा क्षारीय कहलाता है। और यहाँ पे पूछ रखा है अम्लीय मृदा का पीएच 7 से बहुत कम होता है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से स्तंभ आ का स्तंभ बा से सुमेल कीजिए। यहाँ पे दे रखा है स्तंभ आ। स्तंभ आ में आपका दे रखा है बालू, सिल्ट, मृतिका कणों का आपसी संबंध, ठीक है, क्या कहलाता है? हमारा मृदा गठन कहलाता है। तो इसके सामने मैच हुआ है ऑलरेडी से। दूसरा है अधिक बालू की मात्रा क्या कहलाती है? वो बलुई मिट्टी कहलाती है। लवण हमारा क्या कहलाता है? रबड़ हमारा रेत कहलाता है, ठीक है।
पहले लोग कपड़े अपने इसी रेत से धुलते थे, इसमें लवण की मात्रा अधिक होती थी और कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होते थे। जो लोग नदियों के गांव में रहते थे, नदी में जा कर के जब नहाते होते थे तो वहाँ पे किनारे पे वहाँ पे खोद कर मिट्टी ले आते थे, बहुत चिकनी मिट्टी रेत जिसको बोला जाता था, और इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता था। निच्छालन क्या होता है? निच्छालन हमारे एक भौतिक विधि होती है, तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? भौतिक, यानी कि छानना किसी चीज़ का, इसको हम कह सकते हैं भौतिक विधि। और हमारा कार्बनिक खादों का प्रयोग क्या कहलाता है? ये हमारा जैविक विधि कहलाती है। ठीक है, जब हम कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? वो जैविक विधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 5 है, मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। तो अभी आप अपने ऊपर ही देखा, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे मृदा 3 प्रकार के कणों, जैसे कि कौन कौन से कण हैं? बालू, सिल्ट, मृतिका का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध क्या कहलाता है? हमारा मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्ग में कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन या कणाकार कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपका जो परिभाषा दी गई है मृदा गठन की, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और आपका ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है चैप्टर का। प्रश्न नंबर 6 है, मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। ठीक है, जैसे इधर दे रखा है मृदा कण और उसका आकार कितना होना चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना है। मोटी बालू का आकार कितना होना चाहिए? ये सब मिलीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर से लेकर के 0.2 मिलीमीटर तक होना चाहिए। दूसरा है बारीक बालू का अगर आकार की बात करते हैं तो 0.2 से 0.02 मिलीमीटर होनी चाहिए, mm। ठीक है, तीसरा है सिल्ट की अगर बात करें तो सिल्ट का जो आकार होना चाहिए 0.02 मिलीमीटर से लेकर के 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, मृतिका यानी जो हम क्ले कहते हैं जिसको, ये हमारा इसका जो आकृति होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? इसका जो आकृति होनी चाहिए 0.002 से कम होना चाहिए, मिलीमीटर से किससे कम होना चाहिए? तो ये हमारी क्या कहलाती है? मृतिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ मुख्य कणाकार और वर्ग दे रखे हैं, उसके बारे में यहाँ पे उसको वर्गीकृत करना है। जैसे कि मुख्य कणाकार वर्ग निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं। अगर हम बात करें मिट्टी का नाम इधर है और गठन वर्ग की बात कर रहा है, इधर बालू की प्रतिशत मात्रा उसमें कितनी है, इधर सिल्ट की प्रतिशत मात्रा कितनी है, और इसमें मृतिका की प्रतिशत मात्रा कितनी है। अगर हम बलुई मिट्टी की बात करते हैं तो इसका जो गठन की बात करते हैं कि किस किस चीज़ों से मिलकर इसका गठन हुआ है, क्या क्या चीज़ें कितनी प्रतिशत मात्रा में गठित हुई है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बलुई मिट्टी की बात करते हैं तो बलुई मिट्टी में 80 से लेकर के 100% क्या होता है? बालू होता है। सिल्ट की मात्रा इसमें 20% होती है, 0 से लेकर के 20%। और मृतिका यानी क्ले की बात करते हैं तो क्ले भी आपका 20% ही रहता है। ये बलुई मिट्टी की बात हो गई। अगर हम बात करें बलुई दोमट मिट्टी की तो इसमें 50 से 80% बालू रहता है, 0 से 50% सिल्ट रहता है और 0 से 20% आपकी मृतिका रहती है। ये तीसरा आपका है दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें बालू की मात्रा होती है 30 से 50% और सिल्ट की मात्रा भी 30 से 50% होती है, जबकि हमारा मृतिका जो हमारा क्ले कहलाता है, क्ले हमारा इसमें होता है 0 से 20%। बात करते हैं सिल्ट की। अगर सिल्ट की बात करते हैं तो सिल्ट में जो बालू की परसेंटेज मात्रा होती है वो कम हो जाएगी, अब वो 20% हो जाएगी। सिल्ट जाहिर सी बात है जो सिल्ट होगा वो सबसे अधिक रहेगा, 50 से 70% रहेगा, और मृतिका 30 से 50% हो जाएगी। चिकनी मिट्टी में जो बालू रहता है वो लगभग 50% रहता है और सिल्ट भी 50% रहता है, जबकि मृतिका जो होती है यानी क्ले होती है वो हमारी 30 से लेकर के 100% के बीच में रहती है। प्रश्न नंबर 8 है, ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए। ऊसर भूमि किसे कहते हैं उसको आपको बताना है, इसकी परिभाषा लिखना है। उत्तर में लिखेंगे ऐसी भूमि जिसमें लवणों यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2SCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, ऐसी उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि
जिसमें लवणों जैसे कि लवण कौन कौन से होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा की अधिकता के कारण ऊपरी जो सतह हमारी होती है उस पर कैसे दिखती है, सफ़ेद दिखने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है अम्लीय मृदा की परिभाषा दीजिए। अम्लीय मृदा क्या होता है उसकी परिभाषा देना आपको। उत्तर में लिखेंगे अम्लीय मृदा या मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होगी। इस मिट्टी में सड़े जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो सड़े जो जीवांश होते हैं किस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस मिट्टी में। इसके कारण क्या होता है कि अम्लता के कारण उत्पादन नहीं हो पाता है। इसमें हाइड्रोजन आयनों यानी H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है और जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय कहते हैं। ठीक है। और इसमें OH आयन की मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं क्षारीय। अगर H+ आयन की मात्रा अधिक हो रही है तो कहलाती है अम्लीय कहलाएगा, जबकि OH- की सांद्रता अगर अधिक हो रही है तो क्षारीय कहलाता है। मृदा का pH सदैव 7 से कम होता है। आपने ऊपर ही देखा जो तुम्हारा स्केल होता है 7 से कम हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। 7 से अधिक हमारा क्षार कहलाता है और 7 वाला हमारा उदासीन होता है। तो जाहिर सी बात है जो अम्लीय रहेगा उसका pH 7 से हमेशा कम रहेगा। हमारे देश में अम्लीय मृदा असम, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा हिमालय के तराई क्षेत्र के कुछ स्थानों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 है मृदा गठन एवं मृदा विन्यास में अंतर लिखिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। मृदा गठन से तात्पर्य है कि मृदा किस गठन वाली है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि बलुई, दोमट, सिल्ट, चिकनी आदि, यानी किस प्रकार की गठन वाली मृदा है। मृदा विन्यास से तात्पर्य मृदा के तत्व है, जैसे खनिज पदार्थ 50%, मृदा वायु 25%, मृदा जल 24% और जैविक पदार्थ 1% आदि ये होने चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है मृदा गठन क्या है, मृदा गठन वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इसका जो आंसर इसमें 5 और 7 है उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे ऐसी भूमि जिसमें लवण, यहाँ पे लिख लीजिएगा लवण की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है, फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ऊसर भूमि का प्रभाव क्या पड़ता है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है ऊसर भूमि क्षेत्र में मकान के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं तथा ईंटें गलने लगती है। आप देखते होंगे अक्सर जो जहाँ पे ऊसर भूमि रहती है वहाँ पे ईंटें क्या होती हैं, धीरे धीरे उस पर सफ़ेद तरह की काई जमने लगती है और वो ईंटें क्या होती है, गलने लगती है। प्लास्टर भी जल्दी जल्दी छोड़ देता है वहाँ पे। दूसरा है कच्ची पक्की सड़कें टूटी फूटी उबड़ खाबड़ दिखाई देने लगती हैं। तीसरा पॉइंट है वर्षा होने पर फिसलन होती है। चौथा पॉइंट है ज़मीन पानी नहीं सोखती, बाढ़ आती है, भूक्षरण होता है। पांचवा पॉइंट है हानिकारक घास उगती है इसमें। छठा पॉइंट है लाभदायक जीवाणु कम होते हैं जिसमें जिससे क्या होता है, पोषक तत्व घट जाता है। पॉइंट नंबर 7 है नमकीन होने से बीजों का जमाव एवं वृद्धि अच्छी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 8 है ऊसर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और पॉइंट नंबर 9 है ऊसर बहकर अच्छे खेत भी खराब कर देता है। ये प्रभाव पड़ता है एक ऊसर भूमि का। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 13 दे रखा है ऊसर भूमि बनने के विभिन्न कारणों का वर्णन विस्तार से कीजिए। उत्तर में लिखेंगे ऊसर भूमि बनने के प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों कारण हैं। पहले हम प्राकृतिक कारण की बात करते हैं तो प्राकृतिक कारण में वर्षा की कमी, अधिक तापमान, मिट्टी का निर्माण, क्षारीय एवं लवणयुक्त चट्टानों से होना, भूमिगत जलस्तर का ऊंचा होना, भूमि के नीचे कड़ी परत का होना तथा लगातार बाढ़ या सूखे की स्थिति बना होना एक
प्राकृतिक कारण है ऊसर भूमि बनने का, जबकि मानव यानी कि अप्राकृतिक या मानविक कारण जो कारण है यह निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि जल निकासी की कमी, अधिक सिंचाई, नहर वाले क्षेत्रों में जल रिसाव, भूमि को परती छोड़ देना, क्षारीय उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा खारे पानी से सिंचाई करना। ये सब प्राकृतिक या मानवीय कारण हो सकते हैं किसी भूमि को ऊसर बनने के लिए। प्रश्न नंबर 14 है, ऊसर भूमि का सुधार कैसे करेंगे, सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे ऊसर भूमि सुधार की प्रक्रिया। ऊसर भूमि सुधारने से पहले कुछ प्रक्षेत्र विकास कार्य करने होते हैं, जैसे कि मेड़बंदी, समतलीकरण, पानी की व्यवस्था, जल विकास की व्यवस्था तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत तैयार करना। ऊसर भूमि के प्रकार के अनुसार भौतिक, रासायनिक व जैविक सुधार विधियां अपनाते हैं। प्रश्न नंबर का है, भौतिक विधि निम्न प्रकार से होती है। इसमें से अगला पॉइंट दे रखा है, जैसे भौतिक की विधि से हम किस प्रकार से ऊसर भूमि का सुधार कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, भूमि की ऊपरी परत को खुरच कर बाहर करना। जो ऊपरी परत होती है भूमि की, हमारे खेत की, उसको खुरच करके बाहर कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है, भूमि में पानी भर कर बहाना। अब उसमें पानी भर दीजिए, उसको बहा दीजिए पानी को। तीसरा पॉइंट है, जल निकास का समुचित प्रबंध। उसमें जो पानी है उसके निकालने का समुचित प्रबंध भी होना चाहिए। चौथा है, निच्छालन व रिसाव क्रिया या लीचिंग। पांचवा पॉइंट है, भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना। जो भूमि के नीचे की कड़ी परत हो उसको तोड़ दिया जाए किसी न किसी माध्यम से। पॉइंट नंबर 6 है, ऊसर भूमि में बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग। जहाँ पर ऊसर भूमि हो उसमें बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग करें। रासायनिक विधियाँ, जैसे कि मिट्टी की जांच कराकर जिप्सम, पायराइट या गन प्रयोग किया जाता है। जैविक विधियों में लिखेंगे, चीनी मिल से निकलने वाले सीरे का प्रयोग, प्रेस मड, कार्बनिक खादों का प्रयोग, हरी खाद के रूप में कूचा की खेती, ऊसर सहनशील फसलों एवं प्रजातियों की खेती से हम जैविक विधियों के माध्यम से भी ऊसर भूमि को सही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका है, अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उसके सुधार की विधियों को लिखिए। तो अम्लीय मृदा किसके कारण बनती है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, अधिक वर्षा से निच्छालन क्रिया यानी कि रिसाव के द्वारा क्षारक तत्व गहरी तहों में चले जाते हैं, मिट्टी कणों के साथ हाइड्रोजन आयन अवशोषित हो जाते हैं, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है, फसलों द्वारा क्षारक तत्वों का अधिक उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती हैं। पॉइंट नंबर 4 है, रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से भी मृदा अम्लीय बन जाती है। अमोनियम सल्फेट की अमोनिया मिट्टी कण ले लेते हैं लेकिन सल्फेट घोल बच जाता है, जो मिट्टी द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों यानी H+ से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है H2SO4, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 है, बंजर भूमि पर जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी के क्षारकों के बहकर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है। धीरे धीरे मिट्टी के क्षार नष्ट हो जाते हैं, उनके स्थान पर मिट्टी के कणों पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं ये जो अम्लीय मिट्टी होती है, जो अम्लीय ऊसर भूमि हो जाती है, उसका सुधार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि चूने का प्रयोग कर सकते हैं इसके सुधार के लिए। जल निकास की उचित व्यवस्था कर सकते हैं, अम्ल रोधक फसलों का उगा सकते हैं, उसमें क्षारक उर्वरकों का प्रयोग तथा पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे अम्लीय मृदा को सुधार किया जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जो प्रश्न अब की बार पिछले वीडियो में रह गए थे इसमें सबको इंक्लूड कर दिया गया है और अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर
वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।